ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी गई, ईवीएम पकड़ी गई, सस्पेंड हुए मजिस्ट्रेट। जैसे वो शपथ ले रहे हैं वो सब है पता, सब रोशन है, ठीक है, हमें भी पता, तुम्हें भी पता, ये ज्यादा मेरे से बुलवाने की वो ना जरूरत। तो कैसे दिखाएंगे वो फ्री में, तो वे बुखार ना देवे, और तुम टिकट की बात कर रहे हो 700-800 रुपए का, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इनका बहुत बड़ा इसमें फायदा ये है, साम दाम दंड भेद राजनीति में ये अपना रहे। हाँ, मैं बिल्कुल पंडित हूँ, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि हाँ मैं पंडित परिवार से, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं कि मैं पंडित हूँ, मेरे पंडित होने पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जख्मों को कुरेदा है, उनको तकलीफ में और किया है, दोबारा 1990 का माहौल कर दिया। लेकिन सवाल एक ये है मेरा, जो बड़े बड़े हार गले में पहन करके नेता बने हैं, ठीक है, वो लोग उठे हैं जिन्हें जनता ने नेता बनाया, हमें नेता नहीं बनाया। बहुत अहम सवाल है, ये पूरा षड्यंत्र करा जा रहा है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 25 तारीख को दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान, खास चेहरा है जो किसान आंदोलन से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि भाई बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनने देंगे। तो आज हमने इनको रोक लिया है बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो होली मुबारकबाद, थोड़ा सा लेट आपको भी लेट लेकिन कोई बात नहीं, मुबारकबाद, चलती रहती है चीज़ें। तो अभी होली 1 महीने तक मनाई जाएगी और आपके सभी दर्शकों को भी और आपके पूरे परिवार को। अच्छा, सबसे पहला सवाल है, थोड़ा तीखा है कि योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे हैं 25 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तीखा तो अच्छी बात है, वैसे लड़कियों को तीखे सवाल ज़्यादा अच्छे लगे, सच्ची बात तो तीखों में ही होती है, ठीक। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, वो शपथ कैसे लेंगे वो मेन बात है। ये मेन बात नहीं कि वो शपथ लेंगे, कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो शपथ तो ले गई, लेकिन वो ले कैसे रहे वो सभी को पता है। चुनाव में कितने बनारस में वीडियो वायरल हुए, ईवीएम के कानपुर में वीडियो वायरल हुए, किस तरीके से ईवीएम की गाड़ी भर भर के जा रही है, फिर मजिस्ट्रेट का सस्पेंड होना, ठीक। तो ये सब चीज़ें चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है कि नहीं उठाती है? नहीं, वो कहते हैं विपक्षी पार्टियां उठा रही है। नहीं, देखिए, मैं तो पहले भी बोलती थी, जब बंगाल चुनाव था, हम लोग आंदोलन में थे, आप भी वहाँ पे थे, तो मैं तो बोलती थी, जब ईवीएम एमएलए की गाड़ी में घूमी थी वहाँ पे वेस्ट बंगाल के चुनाव में, तभी मैंने बोला था कि यूपी में भी ऐसे होगा। तो देखो हुआ कि नहीं हुआ, ईवीएम की गाड़ियाँ पकड़ी गई, ईवीएम पकड़ी गई, सस्पेंड हुए मजिस्ट्रेट, ठीक, और सारी वीडियो वायरल हुई। तो ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। अच्छा, ये बीजेपी की तरफ से लगातार विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगता आ रहा है कि जब हारती है विपक्षी पार्टियां तब ये आरोप लगाती है। अच्छा, जब आपको इतना तकलीफ हो रही है, अभी विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब होता है ना कि आप विपक्ष की भी बात सुने, और नहीं तो सत्ता की बात सुनते रहेंगे, सत्ताधारी लोगों की बात ही सुनते रहेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? विपक्ष का क्या मतलब है? विपक्ष ये दर्शाता है, विपक्ष की बात सुनना, विपक्ष का बोलना कि हाँ देश में लोकतंत्र नाम की भी एक चीज़ है, ठीक, तो वो दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष खुश नहीं ईवीएम से, जनता खुश नहीं ईवीएम से, आप जैसे युवा खुश नहीं ईवीएम से, तो फिर क्यों जो सत्ताधारी सरकार है, पार्टी है, उसकी थोड़ी चलेगी, सारी बात उसी की चलेगी, तो फिर लोकतंत्र कहाँ दिखेगा? दिख रहा फिर आपको? अच्छा, यूपी में अब दोबारा से जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था और तमाम? देख लिए, जैसे वो शपथ ले रहे हैं वो सब है पता, सब रोशन है, ठीक है, हमें भी पता, तुम्हें भी पता, ये ज़्यादा मेरे से बुलवाने की वो ना जरूरत है। और सारा का सारा क्लियर कर दिया उन वीडियो ने कि ये किस तरीके से जीत हुई है इनकी, किस तरीके से ये कर रहे हैं। और शपथ लेने वाली उससे पहले ही इन्होंने क्यों नहीं ईवीएम हटाई थी, इतने मुद्दे उठाए थे। तो बाकी बात जो है यही खत्म कर दो, सब पता कैसे शपथ ले रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि भाई जब जीत हो जाती है, जैसे बंगाल में हुआ तो तमाम किसानों ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भी जो है इसी तरीके से हराएंगे जैसे बंगाल में हराया था। देखिए, उत्तर बंगाल में जो है वहाँ के जो सिस्टम था, वो ममता जी मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ पे उनके हाथ में सिस्टम है ना, तो उन्होंने इन चीज़ को निगरानी करी, कैडी निगाह करी। अब उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी, तो ईवीएम पकड़ने के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? फिर तो ये वाला बात चल रही ना। तो मेन बात ये है कि वहाँ पे हराने की बात किसानों ने कही। नहीं तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा गढ़ होने के बावजूद, लखीमपुर कांड होने के बावजूद, लखीमपुर खीरी में 7 सीट इनको देंगे जनता। किसानों का आंखों में पानी नहीं है, बच रहा है ना, इनकी तरह थोड़ी है। किसानों, बेरोजगार किसान इतने परेशान, जो सब कुछ पूरा केंद्र बिंदु जो था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो लखीमपुर खीरी होगा, और वहाँ भी 7 सीट इनकी है। तो क्या वो किसान उन्हें देगा वोट? नहीं देगा। तो आप ये सवाल इसलिए उठते हैं, नहीं मानते कि भाई दोबारा जो मुख्यमंत्री बनना है वो सही तरीके से बनना? बिल्कुल ईवीएम जो है, ईवीएम की मेहरबानी से वो शपथ ले रहे हैं, ईवीएम की मेहरबानी से वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सीधी बात है, सच्ची बात है। अच्छा, ये आगे की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि किसानों ने भी कहा है कि 21 तारीख को वो दोबारा से जो है वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे, जिन वादों के साथ आप लोग उठे थे वहाँ से। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम लोग उठे ही नहीं, हम जैसे लोग नहीं उठे, हम जैसे लोग अब भी आज भी मुद्दा उठा रहे, उठे हैं वो लोग जो बड़े बड़े हार गले में पहन करके नेता बने हैं,
ठीक है, वो लोग उठे हैं जिन्हें जनता ने नेता बनाया। हमें नेता नहीं बनाया, हमें तो अपनी बेटी बनाया, आशीर्वाद दिया, तो हम नहीं उठे। हम लगातार उस दिन से मुद्दे उठा रहे हैं, आप चेक करिए कोई भी प्लेटफॉर्म। ठीक, अब उनसे ये अब क्या यो काला दिवस बना लो, अब क्या यो कर लो, उससे फायदा क्या हो रहा है यूँ बताओ ना। 15 तारीख को कमेटी गठित होनी, वो करी गई नहीं करी गई। तो जो हार पहन पहन करके दूसरे राज्यों में जा करके बड़ी बड़ी पंचायतें करी है जिन लोगों ने, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक भी पंचायत नहीं करी किसानों की, उनसे बोलो ना आप ये सवाल उनसे लो। क्या तुम्हें वे जवाब नहीं देते? क्या तुमसे इंटरव्यू नहीं करवाते वे? 21 तारीख को कह रहे हैं कि वादा खिलाफी दिवस। अभी तो सरकार हो गई ना, बन गई ना उत्तर प्रदेश में, अब वादा खिलाफी दिवस मना लो। 6-4 हजार आदमी इकट्ठे करके, अब चाहे तुम कुछ कर लो। अब जनता जो दुखी हो गई, देखो क्रेन आ गई, गाड़ी ले जाएगी। ट्रेन आ गई है नगर निगम की। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आगे की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी ने दोबारा बना लिया, आगे की क्या कुछ तैयारी? देखिए हमारी तैयारी जो है वो पूरी बिल्कुल, हमारा एक रूट क्लियर है, हमारा ये भटकने वाला सिस्टम नहीं है। हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाने का, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने का, बलात्कार के खिलाफ बोलने का, बलात्कारियों को सजा दिलाने का, और जो किसानों की जो समस्या है उसको उठाने का। तो मैं वो करती रहूँगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मैं जा कर के बैठ जाऊँ। अगर जो हमारे नवयुवक युवा हैं, ठीक, और जो हमारे बुजुर्ग वो हैं, और जो हमारी बहनों ने आंदोलन में इतना सपोर्ट करा, रोटी बना बना करके खिलाई हमारे बुजुर्गों ने। आप एक बार नॉर्मल व्यक्ति से आंदोलन में बैठने वाले से पूछ के देखना कि ये जो आंदोलन इसमें हटा है हमारा, ये कितना सही है और कितना गलत है। ये आप आम लोगों से पूछना, जो वहाँ पे जिन्हें कोई राजनीति से लेना देना नहीं, जिनका कोई राजनीति से मतलब नहीं, उनसे पूछ करके देखना, तो वो यही बोल देंगे। आप दूसरे राज्य में सरकार बन रही थी, दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा है, जब तक तुम वहाँ बड़ी बड़ी पंचायत करने चले गए, ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों चुनावों के दौरान एक भी बड़ी किसानों की पंचायत नहीं हुई? क्या कारण रहा? तो ये सवाल करो ना बड़े लोगों से। किसी की कोई किसान नेता भी सपोर्ट में थे? देखिए आप बात करिए उन लोगों से जिन्होंने पंचायत उत्तर प्रदेश में किसानों के सपोर्ट में नहीं करी। उत्तर प्रदेश में चुनाव था, इनके विरोध में नहीं पंचायत करी एक भी, और बंगाल में जाकर के पंचायत जाके कर दी इन्होंने। ठीक, बंगाल में इनके विरोध में पंचायत करके, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव उत्तर प्रदेश में काहे को नहीं करी भाई? ये सवाल है ना पूछने वाला। चलिए एक और सवाल है, जो फिल्म कश्मीरी फाइल्स लगातार चर्चाओं में है, और कई सांसद है, विधायक है, जो अपनी तरफ से टिकट पूरा सिनेमा हॉल बुक करवा के लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए अभी सांसद और विधायकों को देखो टिकट पूरा बुक करवा के दिखवा रहे फ्री, है ना, लेकिन जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, आंदोलन में बैठे थे हम लोग, जब किसी ने ऑक्सीजन फ्री काहे को नहीं दिलवाई? इन्हीं को, जनता को फ्री में ऑक्सीजन क्यों नहीं दिलवाई? अभी उनका कोई फायदा नहीं होएगा तो वो कैसे दिखाएंगे? वो फ्री में तो वे बुखार ना देवे, और तुम टिकट की बात कर रहे हो 700-800 रुपए का क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इनका बहुत बड़ा इसमें फायदा, ये पंडितों की नाम पे जो सिंपैथी लूटना चाहे, इस बात का सबको दुख है कि सुन पंडित का जिक्र किया, आप भी बिल्कुल देखिए, हाँ मैं बिल्कुल पंडित हूँ, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि हाँ मैं पंडित परिवार से, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं कि मैं पंडित हूँ, मेरे पंडित होने पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन मैं पंडित होने से पहले एक अच्छी और नेक इंसान भी हूँ। ठीक है, अभी इनका मुद्दा चल रहा, इन्होंने पंडितों के नाम पे उनके जख्मों को कुरेदा है, उनको तकलीफ में और किया है, दोबारा 1990 का माहौल कर दिया। लेकिन सवाल एक ये है मेरा भारतीय जनता पार्टी से कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने एक तरफा दिखाया है ना, और भी सिख लोग भी इसमें वो हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, वे नहीं दिखाए, है ना, और उन्होंने भी पलायन करा, वे नहीं दिखाए, लेकिन सिर्फ पंडितों का मुद्दा इन्होंने दिखाया। ये बात कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इनसे एक सवाल है कि 1990 में जो सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी, इनके गठजोड़ से थी 1990 में, तो वो सारी चीजें इन्हीं की सरकार में क्यों हुई? उसके बाद इनकी सरकार हट जाती है, दोबारा आ जाती है, फिर इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? 8 साल से अभी तक इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, है ना, 8 साल से अभी तक नहीं उठाया, और अभी क्यों? 2024 के चुनाव से पहले ही क्यों? क्या एक भी कश्मीरी पंडित को वहां पे बसाया जाएगा? ये सवाल कर रही हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से भी, और जितने भी तमाम संगठन हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब जब कारवां लुटे, आप रिकॉर्ड निकाल करके देखना, कितनी चीज़ें इन्हीं की सरकार जब आई है तब हुई है। ठीक है, कोई भी निकाल के देख लेना आप, ये हमला वो हमला, ये वो, है ना, लेकिन 1990 में भी इनकी सरकार थी, तब क्यों हुआ? और तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? बाद में भी इनकी सरकार आई, तब कुछ क्यों नहीं किया? और आज पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार केंद्र में है, 8 साल है, 8 साल से काय को इन्होंने मुद्दे नहीं उठाए, 8 साल से काय को इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियों कर
ने दिखाई कि पंडितों का यहाँ दुख है और पंडितों को हम यहाँ घर देंगे। और अभी भी अब ये बतावें कि इन्होंने मुद्दा तो उठाया है, लेकिन अब क्या एक भी कश्मीरी ब्राह्मण को कश्मीर में बसाया जाएगा? और जिस पिक्चर से ये पैसे इतने कमाए गए हैं, उस पैसे को उनको घर बसाने में वहाँ लगाए जाएंगे या बैंक में ही भरे रहेंगे इनके? सवाल और है, सिनेमा हॉलों में तमाम जो कश्मीरी पंडित है उनका रोते हुए और बिलखते हुए और फुल फिल्म देखने के बाद एक इमोशनली तौर पर जो है वो वीडियो भी वायरल हो रहा है लगातार। तो कह रहे हैं कि भाई इसमें तो कम से कम दर्द दिखाई दे रहा है, कि हिम्मत की दिखा। देखिए ये सबकी ये बहुत दुख की बात है और उनका दुख सभी को है जो हुआ 1990 में। लेकिन मेरा तो सवाल है इनसे, ठीक है, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बोल रही हूँ, है ना। 8 साल से पहले 1990 में इनकी सरकार थी, तब इन्होंने क्यों नहीं करा कुछ? और अभी भी क्या ये एक भी कश्मीरी ब्राह्मण को वहाँ पर बसाएंगे? पिक्चर या दिखा करके लोगों को तकलीफ करते रहेंगे, ठीक। और ये सरकार उनके लिए अब आगे क्या करेगी ये बताना हमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधा सवाल है। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि क्या आप आगे कश्मीरी ब्राह्मणों को जिनके नाम पे आप राजनीति कर रहे हो उनको वहाँ पे बसाओगे? क्या उनकी व्यवस्था को ठीक करोगे जितने लोगों ने वहाँ से पलायन किया? और दूसरा ये भी एक सवाल है कि जब भी आपकी सरकार थी और 8 साल से भी आपकी सरकार है, आपने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल है। अच्छा ये बताइए कि ये जिस तरीके से हमने देखा था ग्राउंड पे, युवा लगातार नारा लगाते हुए वोटिंग करने जा रहे थे, चूँकि यूपी का मुद्दा है, यूपी के मुद्दे बात कर रहे थे, तो लगातार नारा लगाते हुए जा रहे थे। इसके बाद भी देखा कि जिस सीट से निकल के गए उस सीट पे बीजेपी की सरकार बनी। वही अरे मैंने उस सीट को छोड़ दीजिए, आप मेन लखीमपुर खीरी देखिए ना, 7 सीटें वहाँ किसके खाते में गई हैं? क्या लखीमपुर में वो किसान नहीं थे जिनके बेटे मरे थे? आप फोकस कीजिए ना, लखीमपुर पे कीजिए, बाकी सीटें छोड़ दीजिए नारे लगाने से, है ना। और आप मेन जो केंद्र बिंदु बना था लखीमपुर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इन्होंने जो उनकी आवाज़ तक नहीं उठाने दी, विपक्ष को मिलने तक नहीं दे रहे थे, बड़ी समस्याओं के बाद में इन्होंने मिलने दिया। तो हमारा सवाल उनसे है। तो फाइनली लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो सभी को दुख है जो कश्मीरी पंडितों का, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, आपको भी दुख होगा, हमें भी है, लेकिन 1990 में भी इनकी सरकार थी। और दूसरी बात, आज इनकी 8 साल से सरकार है, इन्होंने तब क्या किया उनके लिए और अब ये क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया कुछ जो पंडित है उनको हम 370 हटाया दिया, उससे जो है काफ़ी उनको मदद, प्लॉट दिवाए किसी को, बसाया किसी ने एक आध घर वहाँ है। अब ये फ्री में पिक्चर दिखा रहे, फ्री में किसी का इलाज करवाया कोरोना काल में, हमें तो दिखे नहीं था कोई भी, या आपको दिखे? किसी ने ऑक्सीजन बांटी, दवाई दी किसी ने? 2 पैसे की दवाई दी किसी ने किसी को? किसी MP MLA ने दी भारतीय जनता पार्टी के? नहीं दी ना। तो ये बहुत अहम सवाल है, ये पूरा षड्यंत्र करा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में, आप उस बात को समझिए, संविधान खतरे में है। और आने वाले समय में 2024 के चुनाव के बाद अगर चीज़ें नहीं सुधरेंगी तो आप भी खतरे में, हम भी खतरे में। अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव से पहले EVM को लेकर सवाल उठाया था, बीच में लगातार अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया, अब उनकी सरकार बन गई पंजाब में, जहाँ जहाँ ये कमज़ोर पड़ेंगे संगी, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी को आगे करेंगे, यह आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ सवाल उठाया, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद अब क्यों चुप हो गए कि मतलब हमारी तो सरकार बन गई एक राज्य में, अब हम शांत हो जाते? नहीं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, अगर मेरी सरकार बनती किसी राज्य में, तो भी मैं इस मुद्दे को उठाती रहती कि EVM का विरोध हो, EVM से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, मैं तब भी उठाती। कांग्रेस क्या तैयारी करे 2024 के लिए? कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का एक एक व्यक्ति वो ज़मीन के लोगों की तकलीफ़ों को दिखा रहा है, तकलीफ़ों से जूझ रहा है, उनके भागीदारी कर रहा है, ठीक। और रही बात तैयारी की, अपनी अपनी पार्टी सभी अच्छे से करती हैं अपने चुनाव के लिए, तो वही तैयारियाँ हैं, मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी के वही मुद्दे रहेंगे। मैंने मंच से देखा कि जिस तरीके से बनारस में मैंने मंच देखा, भैया आप पीछे से वीडियो मत बनाइए प्लीज़। हाँ, बनारस से मैंने देखा कि बनारस में एक मंच से राहुल गांधी कह रहे थे कि आप कितना भी मैं मर जाऊं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं आपको 15 लाख दूंगा। तो क्या इस तरीके से वो नरेंद्र मोदी से फाइट कर पाएंगे 2024 के लिए? सुन लीजिए मेरी बात, अभी आपने भी मुझे बयान आधा बताया, आपने पूरा नहीं सुना। नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनके पता नहीं मदर को या फादर को कुछ बोल दिया था, तो उन्होंने बोला था राहुल गांधी जी ने कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पिताजी को या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस तरीके की बात उनके पिता के लिए नहीं बोलूँगा। रही बात, सुन लीजिए, 15 अब झूठ, यही तो बात है, साम दाम दंड भेद राजनीति में ये अपना रहे। हमारे नेता नहीं झूठ बोल पाते,
हमारे नेता नहीं झूठ बोल पाते, राहुल गांधी झूठ नहीं बोल पाते हैं, प्रियंका जी झूठ नहीं बोल पाती हैं, सोनिया जी नहीं बोल पाती हैं, सभी को पता है, ये उनको भी पता है, ये उनको भी पता है अच्छे से कि कांग्रेस के जो नेता हैं ये झूठ नहीं बोल पाते और हमें इसकी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। नहीं तो कब तक, मतलब इसी तरीके से अगर सीधा सीधा चलते रहे तो कब तक? देखिए अभी ऐसा नहीं है, सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है, उछल पछल कर सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। ये हमें अच्छे से पता है, ये हमारे नेताओं को पता है, यही हमने सीखा और हमें तो पता कहना है। चाहेंगे 25 तारीख को शपथ लेने, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे बताइए? शपथ बेशक आप लेने वाले हैं, आप मुख्यमंत्री पूरे सूबे उत्तर प्रदेश के हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बेरोजगारी है, जो लड़कियों के बलात्कार हो जाए और जो लड़के हमारे बेरोजगार हैं आप उनको, और जो किसान मजदूर बेचारे परेशान रहे हैं, इनकी जो मुद्दे हैं वो ख़त्म नहीं हुआ, आप इनकी समस्याओं को देखिए। ये मत सोचिए कि मुद्दे ख़त्म हो गए, आप चुनाव जीत गए तो आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप समझिए कितनी तकलीफ में है लोग, कितनी महंगाई है, आप उस बात को देखिए। हमारे साथ पूनम पंडित थी जो कि हमेशा मुखर तरीके से अपनी बात को रखती हैं और लगातार इनसे बीच बीच में हम बात भी करते रहे हैं और करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यूपी में। फिलहाल के लिए नमस्कार।